वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन का गैर मामूली कारनामा अंजाम देने पर तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हमने वैक्सीन का जो 100 करोड़ का हदफ पूरा किया है, मुल्क में उमंग और खुशी है। इसको लेकर हिंदुस्तान के गैर ममालिक से भी तारीफ हो रही है। मुल्क में उमंग और खुशी है। वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ चुके हैं। इसके बावजूद भी कई बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है, जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। साथियों, भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है। इस पूरे अभियान में हर जगह साइंस और साइंटिफिक अप्रोच शामिल रही है। हमारे सामने चुनौती मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में, दूर दराज इलाकों में समय से वैक्सीन पहुंचाना, ये भी किसी भागीरथ कार्य से कम नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनौतियों के समाधान तलाशे। साथियों, आज चारों तरफ एक विश्वास है, उत्साह है, उमंग है। समाज से लेकर इकोनॉमी, हम हर तबके पर देखें, ऑप्टिमिज्म 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 ही नजर आता है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। अनूप बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, वज़ीर आज़म ने खिताब किया और जिस तरह से 100 करोड़ का हदफ पूरा किया मुल्क ने वैक्सीनेशन के हवाले से, उस पर खुशी का इजहार किया और कई और जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 बातों को प्रमुखता से देश की जनता के सामने रखा है। सबसे पहले जिस तरीके से देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का रिकॉर्ड बनाया है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया कि किस तरीके से संकट काल से लेकर अब तक देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से रही और किस तरीके से जो लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे अर्थव्यवस्था को लेकर, वो किस तरह से पटरी पे आई। दूसरा कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो देश में बने सामान है उसको लेकर देश की जनता को क्या करना है। और चौथा जो सबसे प्रमुख तौर से उन्होंने जिक्र किया कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में किसी भी तरीके से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन लगातार करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सख्त संदेश दिए कि आने वाले वक्त में फेस्टिवल सीजन है, लोग घरों से बाहर आएंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन लगातार करते रहना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आपकी कवच कितनी भी मजबूत हो, लेकिन हथियार डालना
ना भूलें, हथियार ना डालें, ऐसा उन्होंने साफ संदेश देश की जनता को दी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत ने इतिहास रचा है कल, उसको ही आगे बढ़ाया। देश के साइंटिस्टों की सराहना की, फ्रंट वर्कर की सराहना की, अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, एहतियात क्या बरतना है इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल अनूप, कई बातों का जिक्र किया गया, कोरोना वॉरियर्स का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया और किस तरह से जो शक व शुबहात थे वैक्सीन के हवाले से उनको किस तरह से दूर किया गया, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की। अनूप, बेहद शुक्रिया आपका। पीएम के खिताब के बाद मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि मुल्क वैक्सीन को लेकर परेशान था। वहीं वैक्सीन को लेकर ऑपोजिशन पार्टियां तरह तरह के सवाल उठा रही थी। ऐसे में मुल्क की आवाम को मुफ्त में वैक्सीन फराहम कराया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासी को कहा, उन्होंने मुफ्त वैक्सीन और देखिए, मैं देश के लोगों को पहले तो नतमस्तक होकर सलाम करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी और मजबूत जो नेतृत्व है, उसका नतीजा है कि देश के लोगों ने भय और भ्रम के भौकाल को हरा करके भरोसे की मिसाल भारत को बनाया है। और आज अगर हमारा हिंदुस्तान भरोसे की मिसाल बना है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफल हुआ है, तो उसका एक ही कारण है कि हमारे समाज की संयम और सावधानी और उसके साथ ही साथ सरकार के भरपूर सुविधा और संसाधन लोगों की सेहत और सलामती को सुनिश्चित करने में कामयाब हुए हैं। और जिस वक्त लोगों ने जो है वैक्सीन को लेकर के अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई, अलग अलग तरह के बयानात दिए, अलग अलग तरह के लोगों में भय और भ्रम का माहौल पैदा किया, उस वक्त भी ये देश डिगा नहीं और उसको अपने नेतृत्व पर, नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा था और विश्वास था। उसी का नतीजा है कि आज हमारा देश दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा वैक्सीनेशन कार्यक्रम करता रहा और आज हमने रिकॉर्ड कायम किया। सर, अगर इसके साथ साथ बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोकल फॉर वोकल के लिए बात की, स्वदेशी चीजों को अपनाने की बात की, सर देखिए, इस दौरान जो है वो जिस वक्त जो है वो पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी से जूझ रही थी, उस वक्त आत्मनिर्भर भारत का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, स्वदेशी के प्रति संकल्प को मजबूत करने का आह्वान, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनी जो कि स्टेबल भी रही और लोगों में इस बात पर विश्वास भी कायम करने में सफल रही कि भारत जो है वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। पीएम के खिताब पर सीताराम येचुरी ने कहा कि यकीनन 100 करोड़ बड़ा हदफ है, लेकिन दूसरा डोज सिर्फ 21% लोगों को लगा है। साथ ही उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। येचुरी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी में लगातार इजाफा हो रहा है, हुकूमत का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है। देखिए, 100 करोड़ वैक्सीनेशन देना ये उपलब्धि है, निश्चित बात, लेकिन दुनिया के अंदर दो ही मुल्क है जिसकी आबादी 125 करोड़ से ज्यादा, और दूसरे मुल्क जिसका आबादी ज्यादा है उनकी वैक्सीनेशन जिस तरीके से दोनों डोज वो चले गए। आज 100 करोड़ हुए हैं भारत में, लेकिन याद रखिएगा 2 डोज मिले हैं सिर्फ 21% लोगों को। जब तक ये पूरा नहीं होगा, और प्रधानमंत्री का खुद का आश्वासन है कि साल के अंत तक हमारे देश के अंदर जितने भी जो एडल्ट है उन सब का वैक्सीनेशन किया जाएगा, ये अभी बाकी है, करना है, इस पे ध्यान दे। दूसरी बात यह है कि लोगों के ऊपर इतनी सारी समस्याएं हैं, इसकी कोई जिक्र नहीं। हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो हुई है कांड, उसके बारे में 1 साल होने को हो रहा है, हमारे अन्नदाता अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ना उनसे कोई बातचीत। बेरोजगारी बढ़ रही है, हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता दो, तो वो स्वीकार नहीं है सरकार को। भूखमरी बढ़ रही है, अपने सेंट्रल गोडाउनों में 1 करोड़ टन से भी ज्यादा अनाज जो है वहां पे पड़ा हुआ है, वो मुफ्त में क्यों नहीं बांट रही है सरकार। तो ये सब सवाल, अहम सवाल जो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के साथ जुड़ी है। टीका से, महामारी से बचाना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर भूख से मरे, बेरोजगारी से मरे, गरीबी से मरे या बाकी बीमारियों से मरे, जो हो रहा है अब, डेंगू जो फैल रहा है मतलब इधर दिल्ली के अंदर,
तो इस तरीके के सवालों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी था प्रधानमंत्री जी को। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के भट्टाधुरिया में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हनूज जारी है। आज एनकाउंटर का 9वां दिन है। आज सुबह फायरिंग दोबारा शुरू हुई। कल मिलिटेंटों की जानिब से कोई गोलाबारी नहीं हुई थी, ताहम हिफाजती दस्तों की जानिब से मशकूक इलाकों पर रॉकेट लॉन्चरों से गोले दागे गए थे। हमारे नुमाइंदे मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार एनकाउंटर जारी है, आज 9वां दिन है एनकाउंटर का। मुनीश, अपडेट बताएं। आपको पता है कि 9 दिन से पुंछ के भाटाधुड़िया में जो है एनकाउंटर जारी है और कल जो है दोपहर से ही जो हिफाजती दस्ते हैं उन्होंने तलाशी मुहिम शुरू की थी जंगल में, क्योंकि दहशतगर्दों की तरफ से पूरी फायरिंग जो है नहीं हुई थी कल के दिन। तो तलाशी शुरू की गई थी कि देखा जाए कि क्या दहशतगर्द जिंदा है या मर गए। तो लेकिन आज सुबह जिस तरह गोलाबारी हुई है, इससे लगता है कि दहशतगर्द जंगल के अंदर मौजूद हैं और उनका कोई हाइड आउट है जिसके पास सुरक्षा बल पहुंचे तो उन्होंने गोलाबारी की है। वही फजाई कार्रवाई की जो बातें हो रही थी, ऐसा ही वो बातें हो रही थी और तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन ना जाने बाद में क्या सोचकर जो है उसको डिले किया गया है, क्योंकि इलाका जो है वो उसके साथ बस्ती भी है। तो शायद ये सोचकर कि कहीं आम लोगों को नुकसान ना हो उसको अभी टाल दिया गया है। लेकिन जो ग्राउंड पे है लगातार जो कार्रवाई जारी है और जो तादाद भी जवानों की बढ़ा दी गई थी कल शाम से, क्योंकि जंगल के अंदर जो है जब तलाशी मुहिम शुरू हुई तो उसके लिए उन्होंने जवान और भी लगा दिए थे। बिल्कुल मुनीश, 9वां दिन है एनकाउंटर का, मुसलसल ये एनकाउंटर जारी है और कई मुश्किलें सामने आ रही हैं टेरेन की वजह से भी, पर लगातार आपको बता दें कि 9वें रोज़ भी मेंढर के सब डिवीजन में ये एनकाउंटर जारी है। बेहद शुक्रिया मुनीश। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। क्रूज ड्रग्स केस में अदाकारा अनन्या पांडे से एनसीबी आज फिर पूछताछ करेगी। एजेंसी ने अनन्या को आज फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। जुमेरात को अनन्या से तकरीबन 2 घंटों तक पूछताछ की गई थी। वो अपने वालिद चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। इस केस में गिरफ्तार मुलजिम के व्हाट्सएप चैट में अनन्या का तज़किरा था, जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें तफ्तीश के लिए तलब किया है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, कल जो पूछताछ हुई थी अनन्या से एनसीबी के हवाले से, तो क्या उस पूछताछ से कोई और बातें, कोई और इंकिशाफ हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए कल 2 घंटे का समय जो है एनसीबी को मिल पाया था अनन्या पांडे से पूछताछ करने के लिए, जो काफ़ी कम समय माना जा रहा है। और यही वजह है कि आज 11 बजे एनसीबी ने एक बार फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन देखिए घड़ी की तरफ अगर हम देखें तो जो समय तय किया गया था एनसीबी की तरफ से 11 बजे का, वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक अनन्या पांडे जो है एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंच पाई हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि आज सवेरे तकरीबन 4 बजे एनसीबी ने रेड मार के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र 24 से 25 साल बताई जा रही है। और ये भी बात बताई जा रही है कि जो चैट आर्यन और अनन्या के बीच में हुआ है, ये ड्रग पेडलर भी उसमें शामिल था। इससे भी जो है चैट जो है बरामद की गई है। तो हो सकता है कि अनन्या के सामने इस ड्रग पेडलर को बिठाकर पूछताछ भी किया जाए। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है एनसीबी की तरफ से कि कब अनन्या दफ्तर पहुंचेंगे एनसीबी के पूछताछ के लिए और कब उन्हें समय मिले, और जो सवालों की लिस्ट है वो अनन्या के सामने रखी जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ जवाब अनन्या पूरे मामले में देती हैं। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। तो अनन्या पांडे से एक बार फिर आज जो है एनसीबी पूछताछ करेगी। कल भी अनन्या पांडे से 2 घंटे लगातार एनसीबी ने पूछताछ की थी। अनन्या पांडे के साथ उनके वालिद चंकी पांडे भी थे। और इस हवाले से नवाब मलिक क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। सुबह में बहन ने कहा कि भाई मालदीव नहीं गया। शाम होते होते भाई ने स्वीकार लिया कि मालदीव गए हैं। एनसीबी ने प्रेस रिलीज निकालकर भी स्वीकारा है। दुबई से इनकार किया जा रहा है, लेकिन दुबई की तस्वीर हमने ट्विटर पर डाली है।
ये कोई हमारी तस्वीर नहीं, उनकी बहन ने अपने इंस्टा पे दुबई हयात, दुबई लाइव डाला है। अगर कोई सीधे देखेगा तो उसमें भाई की तस्वीर नहीं दिखती, जूम करके देखने पे पता चल रहा है कि भाई साहब भी वहाँ मौजूद हैं। कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। देश में हर व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। जो हमारे पास चीज़ें हैं वो भी हम जो भी फोरम है वहाँ पे रखेंगे। और हमें लगता है उनका एक डायलॉग है, सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। हज के ताल्लुक से वजारत अक़लियती उमूर की आज दिल्ली में मीटिंग है। ये मीटिंग अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगी। मीटिंग में हज 2022 की तैयारियों के ताल्लुक से तबादले ख्याल हो सकता है। मीटिंग में हज कमेटी ऑफ इंडिया और दीगर मुतल्लिका अहदेदार शिरकत कर सकते हैं। ये मीटिंग हज 2022 को लेकर अहम हो सकती है क्योंकि कोरोना वायरस के आलमी वबा के पेश नज़र सऊदी हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियाँ तकरीबन 1.5 साल पहले लगाई गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे में हज के लिए मुंतज़रीन का इंतज़ार अब ख़त्म हो सकता है। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, काफ़ी अहम मीटिंग होने जा रही है हज के हवाले से, इस मीटिंग में कई अहम बातें हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल अभी मीटिंग चल रही है और कुछ ही देर में खत्म होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो अहदेदारान हैं, वहाँ के सीईओ हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, वजारत से मुताल्लिक जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा वजीर अक़लियती उमूर जो हज के मामलों के वजीर भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, वो मीटिंग में मौजूद हैं। और जो बात हो रही है वो ये है कि जिस तरह से कोरोना की में जो कमी आई है और ख़ास तौर से मक्का मुकर्रमा और सऊदी अरब में जिस तरीके से रियायत दी गई है, आप खुले में मास्क हटा सकते हैं, समाजी दूरी नमाज के दौरान जरूरी नहीं है, तमाम चीजें जो हुई हैं उसके पस मंजर में ये मीटिंग इंतहाई अहम है कि किस तरीके से अब आगे जो आज़मीन जाएंगे उनके लिए क्या इंतजाम होने हैं, एम्बार्गेशन पॉइंट है, वैक्सीनेशन है, तो ये तमाम चीजें होनी है। और साथ साथ एक चीज और भी है, अभी भी सऊदी अरब की तरफ से जो पाबंदियां आयद हैं 9 ममालिक में, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, तुर्की, मलेशिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान जिसमें शामिल है, कि मुलाजमत के लिए भी अगर आप जाते हैं तो दरमियान में आपको क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हैं, उनको लेकर के किस तरह से गुफ्तशुनीद की जाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो अभी देखना ये होगा कि क्या अभी किसी नतीजे पर पहुंचे हैं लोग, और क्या जो शेड्यूल है हज 2022 का उसका ऐलान होता है। बिल्कुल, तो खुरम, देखने वाली बात होगी। मीटिंग जारी, अब से कुछ देर में ही मीटिंग खत्म हो जाएगी। खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।